मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स में थर्ड पेपर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी में थर्ड पेपर है और इसी पेपर से के लिए यह लेक्चर आज तैयार किया गया है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है और इन स्ट्रक्चर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे तैयार करते हैं, उनको आप कैसे पता लगाते हैं, ये सारी चीजें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आती हैं। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक ब्रांच है मटेरियल साइंस, जो आजकल जितनी भी रिसर्च मटेरियल साइंस पे हैं, नए नए मटेरियल इजाद किए जाते हैं, वह सारे मटेरियल सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एक ब्रांच है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी, जैसा कि इसके वर्ड से पता चलता है कि यह क्रिस्टल के संदर्भ में है, तो यह एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसका शेप कैसा होगा और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे इसका उपयोग होता है मटेरियल साइंस में। मटेरियल साइंस में हम तरह तरह के मटेरियल, नए नए मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाया, किसी एक लैब में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तैयार किया गया, तो वह जो हमने तैयारी की है और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाया है, वह सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है कि नहीं है, यह हमें कैसे पता चलेगा। यह पता लगाने के लिए उसका हम टेस्ट करते हैं और वह सारे टेस्ट क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी को हम यह कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स विच डील्स विथ क्रिस्टल्स, इट्स स्ट्रक्चर, शेप एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो क्रिस्टल के संदर्भ में जितनी भी स्टडीज होती हैं वह सब क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम क्रिस्टलोग्राफी में क्या क्या कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब कि जो हमने क्रिस्टल तैयार किया वह क्रिस्टल वही क्रिस्टल बना है कि नहीं, या अगर कोई नया मटेरियल बनाया गया तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यह सब कुछ कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत आता है। और इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है मटेरियल साइंस में, क्योंकि हम वहां पर नए नए तरह के मटेरियल बनाते रहते हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि जो मटेरियल हमने बनाया है वह मटेरियल सही बना है या नहीं बना है। इसके लिए हम क्रिस्टलोग्राफी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यह जिज्ञासा आती है कि व्हाट इज द क्रिस्टल। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रिस्टल क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी परिभाषा देखें, तो क्रिस्टल को हम कह सकते हैं इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स, आयंस इन अ पीरियोडिक मैनर इन 3 डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक ही तरह के एटम को लेकर अगर हम रिपीट करें बराबर इंटरवल पे तीनों डायमेंशन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, तीनों डायरेक्शन में जब एक ही एटम रिपीट होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। तो इसमें आप देखिए कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह इंपॉर्टेंट है कि एक ही एटम होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर सोडियम का क्रिस्टल है तो सोडियम क्रिस्टल में सोडियम एटम ही बार बार रिपीट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम सोडियम होगा, फिर दूसरा कॉपर होगा और तीसरा निकेल हो जाए, तो वह कोई स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। और दूसरा यह है कि वह एटम बार बार बराबर इंटरवल पे रिपीट होना चाहिए। अगर 2 एटम के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस है 3 एंगस्ट्रॉम, तो बार बार 3 एंगस्ट्रॉम ही रिपीट होगा। तो इस तरह से हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब when periodicity persists throughout the crystal। इसका मतलब कि जो रिपीटिशन हो रहा है
एटम्स का जो रिपीटिशन हो रहा है वह बार बार हो रहा है और पूरे क्रिस्टल में हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने एक इतना बड़ा क्रिस्टल लिया, ये पूरा अगर एक सिंगल क्रिस्टल है, तो इसमें यहां से लेकर के पूरी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बार बार एटम्स रिपीट हो रहे हैं और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम है तो बार बार वो 2 एंगस्ट्रॉम पे रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर पूरा रिपीटिशन में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि इट इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि पूरे में पीरियोडिसिटी उसकी मेंटेन है। लेकिन कुछ क्रिस्टल इस तरह के भी होते हैं जिनमें की पीरियोडिसिटी ब्रेक हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके एक इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर है, कोई मटेरियल है जिसमें यहाँ से यहाँ तक तो पीरियोडिसिटी हो रही है, लेकिन उसके बाद वहां पे कुछ ब्रेक आ गया और वो पीरियोडिसिटी टूट गई। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2-2 एंगस्ट्रॉम पे एटम्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फिर वो ब्रेक हो गया और उसके बाद फिर वो कुछ देर बाद वो 3-3 एंगस्ट्रॉम पे रिपीट होने लगे। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर कुछ और है और फिर उसके आगे का स्ट्रक्चर कुछ और है। तो हम क्या कहेंगे कि इतनी दूर में, आधी दूर में तो वो एक पीरियोडिसिटी है और उसके बाद पीरियोडिसिटी चेंज हो गई, तो वो शॉर्ट रेंज पीरियोडिसिटी है, या उसको हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्योंकि जो ऑर्डर था वो पूरे क्रिस्टल में मेंटेन नहीं होता, वो ऑर्डर ब्रेक हो गया। तो कुछ इंटरवल तक एक तरह का रहा और फिर कुछ इंटरवल के बाद ऑर्डर उसका चेंज हो गया, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बहुत कुछ, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द लैटिस प्लस बेसिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इट इज द लैटिस प्लस बेसिस। तो लैटिस क्या है? लैटिस इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। लैटिस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसकी डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट इन द पीरियोडिक मैनर इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई एक लकड़ी का फ्रेम बनाते हैं, एक लकड़ी का फ्रेम, एक स्क्वायर फ्रेम बनाइए लकड़ी का जिसमें चौकोर चौकोर खाने हो और फिर उनपे अगर हम मोती लगाते हैं, तो एक अगर हमने फ्रेम बनाया और उस फ्रेम पे हमने लाल मोती लगा दी तो वो एक तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन उसी फ्रेम पे अगर हमने लाल मोती की जगह नीली मोती लगा दी तो वो एक दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, जबकि उसका फ्रेम वही है। फ्रेम कैसा है? फ्रेम उसका स्क्वायर है, लेकिन हमने मोती चेंज कर दी। तो एक दो चीज हो गई। जब हम एक कोई आर्ट तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए 2 चीज है, एक तो उसका फ्रेम है और दूसरा हम उस पर कौन सी मोती लगा रहे हैं। उसी तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है लैटिस प्लस बेसिस। ये जो लैटिस होता है ये बिल्कुल फ्रेम की तरह है और बेसिस क्या होता है? बेसिस उस मोती की तरह है। तो लैटिस मीन्स की कई तरह के फ्रेम आप तैयार कर सकते हैं। स्क्वायर फ्रेम तैयार कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम तैयार कर सकते हैं, सर्कुलर फ्रेम तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से लैटिस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं और फिर उनपे हम कौन सा पैटर्न फिट करेंगे। मान लीजिए हमने स्क्वायर लैटिस बनाया और उस पर अगर सोडियम एटम फिट किया तो वो सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन उसी स्क्वायर लैटिस पे अगर मान लीजिए कॉपर का एटम है तो वो कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिस प्लस बेसिस। इसमें पुनः यह ध्यान रखने की बात है कि जब एक स्ट्रक्चर तैयार होगा तो उसमें एक ही तरह के एटम रिपीट होंगे। यह नहीं हो सकता कि एक ही स्ट्रक्चर में सोडियम भी रिपीट हो रहा है, फिर कुछ देर बाद कॉपर भी आ जा रहा है और फिर उसी में निकल भी आ जा रहा है, तो वो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो एक दूसरा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लैटिस को हम इसी तरह डिफाइन करेंगे कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन इन पीरियोडिक मैनर। और बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिस हो सकता है एटम हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मींस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है अगर, तो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। आयंस भी हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है
तो उसमें सोडियम के आयन होंगे प्लस आयन और क्लोराइड के माइनस आयन होंगे। तो आयंस भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ आयंस भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वह क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। जैसे कि आप दीवार बनाते हैं, घरों में जो दीवारें बनती हैं वो दीवार ईंटे से बनती है, ब्रिक से बनती है। तो उसमें क्या होता है, एक ब्रिक है और उसी ब्रिक को एक ही डिजाइन की ढेर सारी ब्रिक होती हैं और उन ब्रिक्स को हम रिपीट करते हैं। रिपीट करते करते वो कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। छोटी दीवार भी बना सकते हैं, बड़ी दीवार बना सकते हैं, पतली दीवार या मोटी दीवार बना सकते हैं। तो उस दीवार के लिए जो रिपीटिशन यूनिट है वो क्या है, वह ब्रिक है, ईंटा। जो ईंट हम यूज कर रहे हैं और उसी को बार बार यूज करते जा रहे हैं, तो वह है उसके लिए यूनिट सेल। क्रिस्टल की भाषा में अगर हम कहें तो वह है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की जो सबसे छोटी यूनिट है, अगर उसको हम 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में रिपीट करते जाएं तो वह पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें समझना चाहिए यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल को समझ जाएंगे और यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं वह समझ जाएंगे, तो हमें क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं यह समझ में आ जाएगा। क्योंकि यूनिट सेल ही बेसिक चीज है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करती है, उसके बारे में बताती है। तो जब हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल के लिए हमें 6 पैरामीटर्स चाहिए। एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स चाहिए। और वह 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वह है ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ए बी सी क्या है, ए बी सी है लैटिस पैरामीटर्स। ए जैसे मान लीजिए ये एक हमने यूनिट सेल बनाया है। इस यूनिट सेल में आप देख सकते हैं ये 3 डायमेंशनल एक बॉक्स जैसा है और इसके हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। ये जो रेड पॉइंट्स है ये सब कुछ एक सेम टाइप के एटम्स होंगे। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सेम टाइप के, एक ही तरह के ये 8 एटम्स हैं। इसमें मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो इसमें 3 डायरेक्शन हो सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, ये इसका वाई डायरेक्शन है और ये इसका जेड डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में जो रिपीटिशन डिस्टेंस है, देखिए ये इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, इसके बाद फिर एक यहीं पे दूसरा एटम भी आएगा और फिर इसी डायरेक्शन में एक तीसरा एटम भी आएगा। तो ये जो रिपीटिशन एक्स डायरेक्शन में है वो है ए पैरामीटर। उसी तरह से जो वाई डायरेक्शन में होगा वो होगा बी पैरामीटर और जो जेड डायरेक्शन में होगा वो होगा सी पैरामीटर। फिर अल्फा बीटा गामा, ये है 3 एंगल्स। अल्फा एंगल्स क्या है, वाई और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसे अल्फा बोलते हैं। उसी तरह से एक्स और जेड के बीच में बीटा होगा और गामा होगा एक्स और वाई के बीच में। तो जब हम एक यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए 6 पैरामीटर्स चाहिए। 3 है ए बी सी जो लैटिस पैरामीटर्स हैं और 3 एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा जो उनके एक्स वाई और जेड तीनों भुजाओं के बीच में जो जो एंगल्स होंगे उनको वो अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये ए बी सी ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जब भी हम लैटिस पैरामीटर की बात करते हैं तो ए बी सी हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और एंगल्स के लिए अल्फा बीटा गामा आएगा। तो इस तरह से ये 6 पैरामीटर्स हैं जो यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। अब यूनिट सेल भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, 1 एटम per यूनिट सेल, एक सेल में एक एटम होगा। और नॉन प्रिमिटिव में मोर देन 1 एटम पर यूनिट सेल, मीन्स एक ही सेल में एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं। अब इसको मैं और ज्यादा बताती हूँ आपको, इसके लिए हम फिर से पुरानी स्लाइड पे जाएंगे। इसमें देखिए कॉर्नर्स पे 8 एटम्स हैं
तो हमने कहा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे यूनिट सेल में केवल एक ही एटम होगा। अगर आप ये देखें कि ये एक कॉर्नर एटम है तो ये कितने यूनिट सेल में से शेयर हो रहा है। ये केवल इसका पूरा का पूरा शेयर केवल इसी यूनिट सेल के लिए नहीं है, बल्कि ये जो एटम है ये इसके बगल वाले यूनिट सेल से, इसके पीछे वाले यूनिट सेल से और इसके भी जो पीछे है, मतलब कि एक ही लेयर में 4 यूनिट सेल के लिए ये सेम एटम है। ठीक उसी तरह से इसका जो टॉप होगा उसमें भी 4 यूनिट सेल होंगे जो इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल से को शेयर करता है। तो एक यूनिट सेल में कितना आएगा उसका हिस्सा? केवल 1/8 आएगा। एक कॉर्नर एटम का केवल 1/8 शेयर आएगा और इस तरह के चूंकि 8 एटम्स हैं तो टोटल शेयर कितना हो गया? 8 × 1/8। 8 × 1/8 इसका मतलब कि 1। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल होता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में मोर देन 1 एटम हो सकता है। मोर देन 1 का मतलब यह नहीं है कि कई तरह के एक ही तरह के एटम होंगे, लेकिन उनका टोटल नंबर 1 से ज्यादा होगा। और वह 1 से ज्यादा कैसे होगा? ये होता है थ्रू सेंटरिंग। इसका मतलब कि जैसा आपने देखा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पे ही एटम्स हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे केवल कॉर्नर पे ही एटम्स हैं, इसके बीच में कोई एटम नहीं है। इस फेस के बीच में कोई एटम नहीं है, किसी भी फेस के बीच में कोई एटम नहीं है, केवल कॉर्नर पर ही एटम है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसका शेयर है 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल। लेकिन जब हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जाएंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि हम सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग का मतलब कि उसमें और भी ज्यादा एटम ऐड करते हैं, जिससे कि एटम अब केवल कॉर्नर पे ही नहीं होंगे बल्कि वह और भी पोजीशन पे हो सकते हैं। पर इसके भी नियम हैं। हम कहीं पर भी क्रिस्टल में कोई भी एटम नहीं रख सकते हैं, नहीं तो उसकी पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब हो गई तो वह एटम अब क्रिस्टल, वह जो स्ट्रक्चर है वह क्रिस्टल नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सेंटरिंग करेंगे और इस सेंटरिंग के भी कई नियम हैं। तो अब देखिए, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये जैसे हमने बनाया है कि यह एक क्यूब है। ये वही है प्रिमिटिव यूनिट सेल है जो अभी हमने आपको पहले दिखाया था। प्रिमिटिव यूनिट सेल है और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 एटम्स हैं और 8 एटम्स उसके कॉर्नर पे हैं। अब अगर हम सेंटरिंग करेंगे तो हम 3 तरह से सेंटरिंग कर सकते हैं। एक है वन फेस सेंटर्ड, फिर है ऑल फेस सेंटर्ड और फिर है बॉडी सेंटर्ड। वन फेस सेंटर्ड मीन्स, इसमें देखिए आप, हमने केवल ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 पेयर ऑफ फेसेस हैं। जैसे 1 पेयर ऑफ फेस ये हो गया, फिर 2nd पेयर ऑफ फेस ये हो गया, मीन्स राइट एंड लेफ्ट, देन टॉप एंड बॉटम एंड देन फ्रंट एंड बैक। तो ये 3 पेयर हैं, टोटल 6 फेस हैं। तो अगर हमने केवल 1 फेस को सेंटर किया, जैसे इस फिगर में देखिए आप, केवल हमने 1 फेस को सेंटर किया है, राइट और लेफ्ट को किया है, तो ये सेंटरिंग पॉसिबल है। केवल एक ही फेस को हम सेंटरिंग करेंगे, चाहे इसको कर लें, चाहे टॉप और बॉटम को कर लें या फ्रंट और बैक को कर लें, तो इसे हम कहते हैं वन फेस सेंटर्ड। फिर दूसरा तरीका है ऑल फेस सेंटर्ड, मीन्स ये वाला फिगर जिसमें हमने हर एक फेस को सेंटर्ड किया हुआ है। देखिए, राइट लेफ्ट है और फिर टॉप और बॉटम है और फिर ये फ्रंट और बैक है। इसका मतलब कि 8 एटम्स जो कॉर्नर पे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी एटम्स ऐड हो गए हैं जो कि फेस के बीच में है। जो एक्स्ट्रा एटम्स ब्लू कलर से दिखाए जा रहे हैं ये इस फेस के बीच में होंगे, उसके कहीं भी नहीं हो सकते हैं, फेस के सेंटर में होंगे। फिर एक तीसरा ऑप्शन है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा यूनिट सेल है, इस पूरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में जो सॉलिड डायगोनल बनता है, ये सॉलिड डायगोनल बनेगा और 2 सॉलिड डायगोनल जहां पे कट करते हैं
वह बॉडी का सेंटर होता है, और उस सेंटर पे अगर हम एक रखें तो वह बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। तो अब आप पुनः देखिए कि ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें केवल कॉर्नर्स पे चूंकि एटम है तो इसलिए इसमें कितने हैं, 1 एटम पर यूनिट सेल। लेकिन जब हम वन फेस सेंटर में जाएंगे तो 1 एटम तो रहेगा ही जो कॉर्नर का शेयर है, लेकिन उसके साथ अब ये जो फेस पे पॉइंट्स है इनका भी शेयर आ जाएगा। इनका शेयर कैसे आएगा, अगर ये वाले एटम को हम देखें तो ये देखिए 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, क्योंकि एक यूनिट सेल ये है और दूसरा जो है बगल में होगा। तो जो भी फेस पे पॉइंट होंगे या एटम होंगे उनका शेयर कितना है, हाफ, क्योंकि वो 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहे हैं इसलिए इनका है हाफ। तो हाफ इसका हो गया और हाफ इसका हो गया, इसका मतलब टोटल शेयर इन दोनों का मिला के 1 हो गया, और इसका ऑलरेडी 1 है तो इसका टोटल शेयर कितना हो गया, 2। तो ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ये है 2 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, जो कि 1 से ज्यादा है इसलिए ये नॉन प्रिमिटिव है। उसी तरह से अगर हम ऑल फेस सेंटर्ड में आएंगे तो इसमें चूंकि 6 एटम्स हैं जो कि फेस पे हैं, और 6 एटम्स का मतलब हो गया इनका शेयर हाफ इंटू 6, हाफ इंटू 6 मीन्स 3 और एक पहले से ही है जो कॉर्नर एटम्स का है, तो 3 + 1 4, तो इसलिए यहाँ पे है 4 एटम्स पर यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर में आइए तो यहाँ पे एक शेयर कॉर्नर एटम का है, और ये जो सेंटर में है क्योंकि ये एटम बॉडी के सेंटर में है इसलिए ये टोटल एक ही यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, ये दूसरे यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, तो इसका पूरा का पूरा शेयर होगा। तो 1 शेयर इसका हो गया और 1 इनका पहले वाले का हो गया, तो टोटल मिला के 2 हो गए। तो ये हो गए 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। तो इस तरह से हम इसमें सेंटरिंग करते हैं, और सेंटरिंग करके फिर हम नए नए क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए जो टोटल क्रिस्टल क्लास हैं, कितने तरह के क्रिस्टल हो सकते हैं, तो यह जान के आपको आश्चर्य भी हो सकता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी क्रिस्टल हैं, कितने तरह के मटेरियल हैं, हजारों हजार मटेरियल हैं, लेकिन हर मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है अगर वो क्रिस्टल है तो उसे हम केवल 7 टाइप में बांटते हैं। वो केवल 7 तरह के ही हो सकते हैं। फिर उन 7 में हर एक में, जैसे मान लीजिए ये ट्राइक्लिनिक है तो हर एक में फिर हम सेंटरिंग कर सकते हैं, और वह सेंटरिंग कितने तरह की हो सकती है, 3 तरह की, जैसा हमने पहले आपको बताया, 1 फेस सेंटर्ड, ऑल फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो टोटल 4 तरह के होंगे। हर एक सिस्टम में 4 तरह के यूनिट सेल होंगे, एक होगा प्रिमिटिव और 3 होंगे नॉन प्रिमिटिव, और वो सब में होंगे 7 में। लेकिन तो टोटल अगर आप कीजिए तो 7 × 4 मीन्स 28 वेराइटी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी वेराइटी एक जैसी होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ट्राइक्लिनिक में सेंटरिंग की और सेंटरिंग करने के बाद उसमें से कुछ नयापन नहीं आया और केवल इतना चेंज आया कि लैटिस पैरामीटर पहले मान लीजिए 5 एंगस्ट्रॉम था और अब वो घट के 2.5 एंगस्ट्रॉम आ गया, और बाकी चीजें वैसी रही, तो वो कोई नया सिस्टम नहीं कहलाएगा, और इसलिए हम उसको केवल एक ही गिनेंगे। हम उसको कब गिनेंगे, एक से ज्यादा, जबकि उसमें से कुछ नया बने। तो हर एक सिस्टम में जो 7 टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स में अगर हम हर एक सिस्टम में सेंटरिंग करेंगे और वो सेंटरिंग करने के बाद अगर कुछ नया बनता है, नया स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम काउंट करेंगे, और उसे काउंट करते हैं जब हम, तो उसे कहते हैं ब्रेवियस लैटिस, और उन सब को जोड़ेंगे तो टोटल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस आती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल क्लासेस कौन कौन सी हैं, और इसमें देखिए एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में सारे सिस्टम लिखे हुए हैं और हर एक सिस्टम के लिए कौन सा पैरामीटर होगा। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि यूनिट सेल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 लैटिस पैरामीटर ABC है और 3 एंगल्स है अल्फा, बीटा, गामा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने तरह, जैसे P है तो P मीन्स इसमें केवल प्रिमिटिव होगा, और P और C है इसका मतलब प्रिमिटिव ही होगा और C फेस सेंटर्ड होगा। इस तरह से ये टेबल बनी हुई है। अब मैं आपको एक एक सिस्टम बताती हूँ।
जो सबसे पहला सिस्टम है ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में देखिए बिल्कुल कोई भी इसमें कांस्टेंट नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, मीन्स तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी। एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। हर एंगल भी अलग अलग है और हर लैटिस पैरामीटर भी अलग अलग है। इसमें केवल प्रिमिटिव टाइप होगा, इसलिए ये एक हुआ। फिर है मोनोक्लिनिक सिस्टम। इसमें थोड़ा सा कांस्टेंट आगे आता है। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू बीटा। मीन्स अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे लेकिन वो बीटा के बराबर नहीं होंगे, बीटा की वैल्यू कुछ और ही होगी। इसमें P और C दो पॉसिबल है। फिर है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें भी A इज नॉट इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे 90 डिग्री होंगे। इसमें हर तरह की सेंटरिंग पॉसिबल है। PCIF मीन्स वन फेस सेंटर, I मीन्स बॉडी सेंटर और F मीन्स ऑल फेस सेंटर। तो 4 तरह के पॉसिबल है। फिर टेट्रागोनल आता है। इसमें भी A ये स्मॉल ही होना चाहिए। A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्यूबिक सिस्टम है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये आप जानते हैं क्यूब में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में भी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और इसमें भी केवल प्रिमिटिव पॉसिबल है। फिर उसी तरह हेक्सागोनल सिस्टम है। A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसमें भी केवल प्रिमिटिव टाइप होता है। तो अब देखिए इन ये जितने तरह के सब में पॉसिबल हैं वो नंबर यहाँ लिखा है और इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो वो आता है 14। तो 14 क्या है? 14 इज द ब्रेवियस्ट, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस्ट लैटिस। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल क्लास है, ये क्रिस्टल क्लास है 7 टाइप। और ये अगर हम उनमें सेंटरिंग कर देते हैं और फिर सबको जोड़ते हैं तो वो 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस्ट लैटिस है। तो ये आप सोचिए कि पूरे यूनिवर्स में जितने तरह के भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो कोई ना कोई 14 टाइप के में से ही कोई एक होगा और उससे अलग नहीं हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि सिमेट्री क्या है। हर एक क्रिस्टल में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे हम इसे डिफाइन करेंगे कि सिमेट्री इज एन ऑपरेशन व्हेन परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम इट लीव्स द सिस्टम इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल पे अगर हम कुछ करते हैं और फिर उस क्रिस्टल के अपीयरेंस में कोई भी चेंज ना आए तो उसे हम कहते हैं कि इट इज सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए कि ये एक डस्टर है और इस डस्टर को अगर हमने इस पे कोई ऑपरेशन किया, ऑपरेशन क्या किया कि एक वर्टिकल एक्सिस हो और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे 180 डिग्री रोटेट कर दें तो रोटेट करने के बाद आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा क्रिस्टल जैसा कि पहले था। इस डस्टर को अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो आप बता नहीं सकते कि हमने इसे रोटेट किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस रोटेशन के पहले था वही रोटेशन के बाद भी है। तो ये जो ऑपरेशन है मीन्स रोटेशन ऑफ दिस डस्टर बाय 180 डिग्री, दिस इज अ सिमेट्रिकल ऑपरेशन। मीन्स ये ऑपरेशन सिमेट्रिकल कहलाएगा क्योंकि इस सिस्टम को चेंज नहीं करता है, सिस्टम का जो लुक है वह चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी डस्टर को मैं केवल 90 डिग्री घुमा दूं तो अब आप बता सकते हैं कि हाँ हमने कुछ किया है, क्योंकि अब इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया है। तो ये जो ऑपरेशन है 90 डिग्री रोटेशन, ये सिमेट्रिकल ऑपरेशन नहीं है, जबकि जब हम 180 डिग्री रोटेशन सिमेट्रिकल ऑपरेशन है। तो सिमेट्री क्या है? दिस इज द ऑपरेशन। और ये तरह तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। अब कितने तरह के सिमेट्री ऑपरेशन हो सकते हैं? ये है एक्सटर्नल सिमेट्री और एक होती है इंटरनल सिमेट्री। एक्सटर्नल सिमेट्री क्या है? जो कि क्रिस्टल को बाहर से देख करके हम समझ सकते हैं कि ये सिमेट्री इसमें होगी कि नहीं। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं एक्सटर्नल सिमेट्री। दिस डिपेंड्स ऑन
आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल। और इंटरनल सिमेट्री क्या है? विच डिपेंड्स ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। तो जो सिमेट्री हम क्रिस्टल को बाहर से देख के समझ जाते हैं कि यह इसमें है कि नहीं, ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं एक्सटर्नल सिमेट्री कहते हैं। और जो सिमेट्री उसके अंदर के स्ट्रक्चर से पता चलती है उसको हम कहते हैं इंटरनल सिमेट्री। अब जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स, ये 4 तरह के बेसिकली होते हैं। ये है ट्रांसलेशन, रोटेशन, मिरर एंड इन्वर्जन। एक जल्दी से हम देखेंगे कि ये क्या क्या है। ये फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जब हम रिपीट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 7 है, जरूरी नहीं है कि ये 7 हो, कोई भी एक एटम हो सकता है, और ये एटम देखिए बराबर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, एक डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। जैसे कोई भी क्रिस्टल हुआ तो उसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री होगी, क्योंकि जो एटम्स है वो बार बार बराबर इंटरवल पे रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए उसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री होगी। फिर है रोटेशन। रोटेशन मीन्स 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड रोटेशन। 1 फोल्ड का मतलब कि 360 डिग्री, मीन्स एक ही बार अगर हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री से तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, इसको कहते हैं 1 फोल्ड। 2 फोल्ड का मतलब कि अगर हमने 180 से रिपीट किया, रोटेट किया, तो 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, 180 प्लस 180, तब जाके वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं 2 फोल्ड रोटेशन। और 3 फोल्ड वैसे ही आप 360 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए तो 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री को जब 3 बार रिपीट करेंगे तब जाके हम वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचेंगे, इसलिए 3 फोल्ड। 4 फोल्ड मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तब जाके हम वापस अपनी जगह पहुंचेंगे। तो 4 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा, इसलिए वो 4 फोल्ड है। और 6 फोल्ड का मतलब ये हुआ 360 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 60 डिग्री से 60 60 60 60 करके करेंगे तो 6 बार में हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं है, केवल 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड ही रोटेशन में पॉसिबल है। फिर मिरर। मिरर का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है और एक ऐसा प्लेन हो, मिरर एक प्लेन होता है, और इस प्लेन में अगर कोई चीज एरो ऐसे है तो वह पलट के ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, जैसे ये डस्टर का एग्जांपल मैं दे रही थी पहले भी, तो इस डस्टर में ही मान लीजिए अगर मैं एक प्लेन बना दूं बिल्कुल इसके बीचों बीच, तो जैसा इधर होगा वैसा ही बिल्कुल इधर भी होगा। तो ये मिरर, ये डस्टर क्या है? इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस मिरर प्लेन, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हुआ। लेकिन अगर हम डस्टर में ही मान लीजिए एक प्लेन इस तरह से बनाए, इस तरह से अगर मैं एक प्लेन बनाऊं ऐसे बीच से, तो वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर का हिस्से में देखिए वुडन है और नीचे के हिस्से में ये डस्टर है, ये व्हाइट कलर है, तो ऊपर और नीचे में अंतर हो जाएगा। तो ये वाला जो मिरर प्लेन अगर है तो वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे अलग अलग है। लेकिन अगर ऐसे मैं मिरर प्लेन बनाऊंगी तो इधर का और इधर का बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। फिर वैसे ही एक चौथा है जो कि इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन में क्या होगा? एक कोई स्ट्रक्चर इधर है तो एक पॉइंट के अबाउट ये इन्वर्ट होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए इस पॉइंट के अबाउट इन्वर्ट हो जा रहा है। इन्वर्ट का मतलब होता है कि ऊपर का नीचे हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। मिरर में और इन्वर्जन में अंतर है, मिरर में केवल राइट का लेफ्ट होता है और लेफ्ट का राइट होता है, जबकि ऊपर का नीचे नहीं होता है। लेकिन इन्वर्जन में दोनों चीज होती है, मीन्स ये जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। तो हमेशा वो एक पॉइंट के अबाउट होता है, जबकि मिरर हमेशा एक प्लेन के अबाउट होता है, तो इसलिए ये इन्वर्जन है। ये 4 होते हैं जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, और इनको हम कहते हैं फंडामेंटल सिमेट्री एलिमेंट्स। फिर इन सिमेट्री एलिमेंट्स के बाद अब हम कह सकते हैं कि जितने भी मटेरियल्स हैं, इन सारे मटेरियल्स, यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं, इन सारे मटेरियल्स को हम बेसिकली 2 भाग में बांट सकते हैं।
आज आपने जितनी भी क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी है उस क्रिस्टलोग्राफी से आपको यह अंदाज आ जाएगा कि इन्हें हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा होता है एमोर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल मींस जिसमें पीरियोडिसिटी मेंटेन होगी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल। और एमोर्फस मटेरियल क्या होगा? जिसमें कोई भी पीरियोडिसिटी नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि गैस है, तो गैस के एटम्स बिल्कुल रेंडमली मूव करते हैं और उनमें कोई भी पीरियोडिसिटी नहीं है, बार बार वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, इसलिए वो एमोर्फस मटेरियल होगा। और क्रिस्टलाइन मटेरियल जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड में भी एमोर्फस मटेरियल होते हैं, मींस वो क्रिस्टल पीरियोडिसिटी वहां मेंटेन नहीं होती है, इसलिए वो एमोर्फस मटेरियल होते हैं। अब क्रिस्टलाइन मटेरियल में ही अगर आप आइए तो वो भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है सिंगल क्रिस्टल और दूसरा होता है पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल। सिंगल क्रिस्टल क्या होगा? सिंगल क्रिस्टल का मतलब कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मेंटेन होगा। अगर एक क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए ये अगर एक क्रिस्टल है तो इसमें यहां से लेके यहां तक बिल्कुल एक ही पीरियोडिसिटी मेंटेन होगी, कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा। पूरे क्रिस्टल में हर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर पीरियोडिसिटी मेंटेन हो रही है तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रिस्टल। और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल वो होगा जो कि बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल का कलेक्शन हो। जैसे मान लीजिए ये अगर एक कोई मटेरियल है, इसके एक छोटे से हिस्से में वो सिंगल क्रिस्टल है, फिर उसकी पीरियोडिसिटी ब्रेक हो गई और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर सिंगल क्रिस्टल हो गया, फिर पीरियोडिसिटी ब्रेक हो गई और फिर वो सिंगल क्रिस्टल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पूरा बड़ा सा टुकड़ा है ये एक पूरा एक सिंगल क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये कई छोटे छोटे क्रिस्टल का एक कलेक्शन है, एग्रीगेट है। तो उसको ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। और ये जो सिंगल क्रिस्टल है इसको ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी में और बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रो किया जाता है। और इस सिंगल क्रिस्टल को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे थोड़ा ही वो बड़ा होगा तो फिर उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आने लगते हैं। तो इसलिए सिंगल क्रिस्टल बड़ी से बड़ी साइज का ग्रो कर सके, यह एक रिसर्च का मुद्दा होता है। और जो इस फील्ड में जो लोग रिसर्च करते हैं वो ये देखते हैं कि हम कितना बड़ा से बड़ा सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है और जो कल का लेक्चर होगा वो इसी के आगे होगा, वो भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ही होगा और वह इसके आगे एक्सरे डिफ्रैक्शन पे होगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वह कौन सा है और सही है या नहीं। नमस्कार।